खित्ता जाए भाड़ में, लोग जाएं भाड़ में। डोनाल्ड ट्रंप और उनका जो ख़ानदान है वो अमीर से अमीर तर होता जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की तारीख़ के अमीर तरीन सदर हैं, बन चुके हैं और शायद मज़ीद अमीर जो हैं वो होने जा रहे हैं। और दूसरी तरफ जो खित्ता है इस वक्त मशरिक़ वस्ता का, वो इस वक्त एक बार फिर जंग के दहाने पर है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अमीर तो हैं लेकिन साथ साथ वो जो ऐलानात कर रहे हैं वो बड़े खौफनाक हैं। 2 दिन से वो इसी तरह के बयानात दे रहे थे और अब से कुछ देर पहले जो उन्होंने ट्रुथ सोशल पर बयान दिया है वो क्विकली सिर्फ पढ़ के सुनाऊं, फिर शामी साहब से पूछेंगे कि हम किस तरफ जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा है कि द यूनाइटेड स्टेट्स विल बी हिटिंग ईरान हुज नेवी एयरफोर्स रेडार एंटी एयरक्राफ्ट एंड ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ डिफेंस टुगेदर विद मोस्ट ऑफ इट्स ऑफेंसिव कैपेबिलिटी आर गॉन। इसके बावजूद कह रहे हैं कि जी हम जो है वो उन पर हमला करेंगे वेरी हार्ड टुनाइट, यानी आज की जो रात है वो सख्त तरीन रात होने जा रही है ईरान के लिए बकौल डोनाल्ड ट्रंप के। वो लिखते हैं कि एट सम पॉइंट इन द नॉट टू डिस्टेंट फ्यूचर वी विल बी टेकिंग खार्ग आइलैंड, ये जो जजीरा है जहाँ से 90% एक्सपोर्ट जो है वो होती है, यानी कि यहाँ से तेल जो है वो बरामद किया जाता है, स्टोरेज फैसिलिटी है। और वो कह रहे हैं कि एंड अदर ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट्स एंड अज्यूम टोटल कंट्रोल ऑफ देयर ऑयल एंड गैस मार्केट्स मच लाइक वी हैव विद वेनेजुएला, यानी ईरान को वो वेनेजुएला 2.0 बनाने वाले हैं, ये वो लिख रहे हैं। विच इज़ वर्किंग आवर ब्रिलियंटली फॉर बोथ वेनेजुएला एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर, प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप। शामी साहब, सर कल रात उन्होंने गुफ्तगू की, मैं चाह रहा हूँ कि वो भी देख लें। ओवल ऑफिस में जब वो बैठे थे उनसे सवालात हुए, पता नहीं ये फ्रस्ट्रेशन है, क्या वजह है, इस पर तजियाकार जो आलमी है वो क्या कह रहे हैं। पहले ज़रा देखें डोनाल्ड ट्रंप साहब फरमा क्या रहे थे। शामी साहब, ये क्या कोई मतलब फ्रस्ट्रेशन है, मायूस हो गए, क्या वजह है? उन्होंने पैगाम दिया है अपने ट्रूथ सोशल पे, जी जी, वो तो बहुत खौफनाक है। अच्छा। उन्होंने कहा कि हम ईरान को वेनेजुएला बनाने का इंतज़ाम मुकम्मल हो गया है। जी हाँ। उनका जो जजीरा है खाग, उस पर हम कब्ज़ा कर लेंगे और फिर जो उनकी तेल की और गैस की जो तनसीबात हैं वो भी हमारे कंट्रोल में होंगी। गोया वेनेजुएला ईरान बन जाएगा। अब ये एक जितना बड़ा दावा उन्होंने किया है, अब इसको देखते हैं कि अमली तौर पर क्या इसका नतीजा निकलता है। ईरान जो है उस पर तो कोई घबराहट नहीं है और ईरान भी ललकार रहा है और कह रहा है कि अमेरिका जो है वो अपनी शिकस्त जो है उसको छुपाने की कोशिश में है। तो अब ये भी देखें कि ये भी एक रिपोर्ट आई ना कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप है जी जी, वो अमेरिका की तारीख के यानी अमीर तरीन सदर बन गए। हाँ जी, और सबको पीछे छोड़ दिया उन्होंने। मैं देख रहा था जॉर्ज वाशिंगटन हो, दूसरे सदूर हो, वो $6.5 बिलियन उनकी वर्थ है इस वक्त। $6.5 अरब। और जो फोर्ब्स मैगजीन है जी जी, अमेरिका का, उसने कुछ हफ्ते पहले जी जी एक रिपोर्ट शाये की थी और उसमें ये भी कहा गया था कि उनके जो क्रिप्टो करेंसी और उनके जो लिक्विड एसेट्स हैं ना वो $2.1 अरब के हैं और $400 मिलियन जो है उनको, $500 मिलियन उन्होंने एक मुकदमा जो है ना अदालत में उनको फाइन हुआ था। जी जी जी, वो जीता है उन्होंने। जी हाँ, वो उन्होंने वहाँ से बचाए हैं। सही। और $400 मिलियन जो हैं गैर मुल्की सरमायाकारों ने, यानी एक कहा जा रहा है कि अमारात के एक शहजादे ने वे भी उनके सरमायाकारी की है उनके एक वेंचर में। और ये ट्रूथ सोशल जो उनका मीडिया एंड टेक्नोलॉजी यानी वेंचर है, इसमें अलबत्ता उनको $1.3 बिलियन की कमी जो हुई है या नुकसान का सामना करना पड़ा है। तो अब वो जो उनके यानी शहजादे हैं खलीजी ममालिक के, वो भी उनके साथ सरमायाकारी कर रहे हैं और उनके जो रियल एस्टेट का बिजनेस है उसको भी यानी 4 चांद लगे हुए हैं। सर जनवरी 2025 से जो क्रिप्टो मंसूबे हैं ना उनके, सिर्फ उसमें उन्होंने, उनके ख़ानदान ने $2.3 अरब कमाए हैं, यानी मुसलसल। और फिर एक इल्ज़ाम और लग रहा है जिसकी आप भी बात कर चुके हैं कई दफ़ा इसी प्रोग्राम में, और वो है इनसाइडर ट्रेडिंग, कि उनसे जुड़े लोग जो इस जंग से फ़ायदा उठा रहे हैं। वो जब एक सख्त बयान आता है जैसे अभी आया, बढ़ती हैं और फिर ज़रा सॉफ्ट होते हैं, कीमतें कम हो जाती हैं तेल की, स्टॉक की, और उसके नतीजे में अब तक ये कुछ तहकीकात हो तो मालूम हो ना कि इस तरह से इनसाइड ट्रेडिंग से कितने
पैसे कमाए गए हैं। सही है। बहरहाल अब जो उन्होंने जो कुछ कहा है, अगर उस पे वो अमल करने की पोजीशन में हैं, मुझे नहीं लगता कि वो उस पे अमल कर सकेंगे। अच्छा। लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर तो एक क़यामत बर्पा हो जाएगी। डॉक्टर कमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, फरमाइएगा क्या आपको लग रहा है कि इसराइल को रोकते रोकते कि भाई तुम हमले ना करना, खुद डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो बमबारी बल्कि कर भी चुके हैं और करने की मजीद बात कर रहे हैं? डॉक्टर साहब, वो तो ये कह रहे हैं कि ईरान को हमने वेनेजुएला बना देना है, बस हम इस पे कुदरत हासिल कर चुके हैं। जी शामी साहब अस्सलाम वालेकुम, सलमान भाई अस्सलाम वैसे वालेकुम। देखें ये तो इनका पुराना प्लान था कि जैसे वेनेजुएला का तेल हमारे कब्जे में है, कंट्रोल में है, ईरानी तेल भी हमारे कंट्रोल में होता और हम चाइनीज से थोड़ा मजबूती से बात करें कि भाई जहाँ जहाँ से तुम तेल लेते हो हम एनर्जी डोमिनेंस चाहते हैं। इनका अमेरिकन व्यू तो ट्रम्प साहब का ये था, लेकिन अभी की जो सिचुएशन जैसे आप बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं, जारी बात है मैक्सिमलिस्ट पोजीशंस आती हैं, दोनों साइड्स प्ले कर रहे होते हैं और जारी बात है अपनी वो जो एक लॉबी है, जो हॉक्स हैं दोनों साइड पे, उनको चीजें जा रही होती हैं। अमेरिकन साइड भी कर रही है, ईरानी साइड भी कर रही है, लेकिन साथ साथ बात भी हो रही है। इस वक्त भी एज वी आर टॉकिंग, जब बम्बार्डमेंट भी हो रही है और ट्रम्प ने अभी ट्वीट की है, इस दौरान भी बात हो रही है, लेकिन असल मसला फंसा हुआ है इस वक्त। जो बहुत सारे चैलेंजेस के अंदर एक चैलेंज है, वो पैसों का चैलेंज है, और वो ये है कि जो 6 से 12 अरब डॉलर का पैसा है वो ईरान को कैसे मिलना है। अमेरिकन चाहते हैं कि वो स्टेप बाय स्टेप जाए, ईरानियंस चाहते हैं कि यकमुश्त उनको मिल जाए, लेकिन दूसरी तरफ जो मुझे लगता है कि ईरानियंस चाहते थे कि हम देखें, ईरानियंस ने एक एग्रेसिव पोस्चर लिया। उन्होंने कैसे कि उन्होंने इजराइल पे जो हमला किया वो इसलिए कि वो समझते कि तो उनका जो रेजिस्टेंस नेटवर्क है उसको बहुत तेजी से खत्म किया जा रहा है। अमेरिका डील तकरीबन कंप्लीट करके भी उसको फाइनली कंक्लूड नहीं कर पा रहा, तो वो समझते थे कि हम कुछ ऐसा करें कि अमेरिकन भी सीरियस हों, और जिस तरह ये टॉक टॉक फाइट फाइट चल रही है इससे काम नहीं बनेगा, और हम इजराइल को मौका नहीं देना चाहते कि वो हमारे नेटवर्क्स को इस तरह खराब करे। तो मुझे लगता है कि जब ईरान ने इजराइल पे हमला किया, उसके बाद अपाची पे हमला गिराया इसको, तो देखें जाहिर बात है अमेरिकन ने जवाब तो देना ही देना था, लेकिन जैसे मैंने कहा है कि टॉक्स ब्रेक डाउन नहीं हुई, बात मुसलसल चल रही है। अमेरिकन देखें अपने मकासद नहीं हासिल कर सके इन टर्म्स ऑफ, ना रजीम भी वहीं पे खड़ा हुआ है, लीडरशिप वहां पे खड़ी हुई है। उन्होंने पहले भी बहुत ज्यादा ताकत इस्तेमाल की, उस ताकत का कोई लंबा चौड़ा फायदा नहीं हुआ, तबाही हुई ईरान के अंदर, लेकिन कोई ये तो नहीं है कि कोई अब्रप्ट तब्दीलियां आ गई हैं। तो मुझे लगता है कि ये सारा कुछ जो हो रहा है इसके फौरन बाद कोई मुस्बत बातचीत हो रही है साथ, तो साथ मेरा ख्याल है कि चीजें कंक्लूड होने की तरफ जाएंगी, क्योंकि इरानियंस तो कह रहे हैं कि अब सीज फायर मीनिंगलेस है, अमेरिकन साइड जो है वो ये कह रही है कि सीज फायर है भी और नहीं भी है। तो लगता ये है कि चीजें ये भी एक शायद एक कोशिश होगी अमेरिकी साइड से इजराइल को कहने की कि हमने फिर देख लो तुम्हारे कहने पे, या खुद हमने एक हमला कर दिया है। तो एक इस तरह की सिचुएशन नजर आ रही है, लेकिन चीजें कंक्लूजन की तरफ जा रही हैं, क्योंकि बात मुसलसल हो रही है, बात खत्म नहीं हुई, प्रपोजल्स एक्सचेंज हो रहे हैं, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग दोनों साइड पे मौजूद है। अगर टॉक्स ब्रेक डाउन होती तो फिर हमें प्रॉब्लम होनी थी, वो टॉक्स ब्रेक डाउन नहीं हुई। और मगर ये जो आखिरी उनका बयान है ये तो बड़ा खौफनाक है। यानी जो उन्होंने इरादा जाहिर किया है आज रात जो करना चाहते हैं वो, और ईरान कह रहा है कि अमेरिका शिकस्त खा चुका है और अपनी शिकस्त को उस पर पर्दा डालने के लिए ये सारी बड़के मार रहा है। देखिए जारी बात है अमेरिका वो सब कुछ हासिल नहीं कर सका ईरान से जो चाहता था इन टर्म्स ऑफ रजीम चेंज, या सारी चीजें। आप देखिए नए उन्होंने टारगेट्स ढूंढे हैं, जैसे उन्होंने वाटर प्लांट्स पे हमले कर रहे हैं। देखिए इसको तो आप वॉर क्राइम्स के करीब करीब चीजें होती हैं कि अगर आप इस तरह सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमले करें, तो मुझे नहीं लगता कि वो ये इस तरह वो करेंगे जरूर, लेकिन बेसिकली तो असल मसला कंसेशंस कैसे लेनी है। आपको पता है ईरानियंस भी बड़ी टफ नेगोशिएशन करते हैं, और अमेरिकन के ऊपर भी इसराइल का बहुत लंबा चौड़ा प्रेशर है, और फिर ट्रम्प साहब को ये भी है कि मैं भी अगर डील करूं
और अगर मैं डोमेस्टिक और मैं यहाँ पे अमेरिका में महंगाई भी करवा चुका हूँ और मैं एक ऐसी डील ना कर पाया जिससे मैं एक मजबूत नैरेटिव बना सकूं, जो मैं इलेक्शंस में लेके जा सकूं, जो मैं रिपब्लिकन पार्टी को दे सकूं, तो फिर मैं क्या वहां से लूंगा। तो मुझे लगता है इस तरह की बातें फिर करनी पड़ती हैं, और अगर वो नहीं करेंगे तो लोग कहेंगे ये कमजोर जो है वो लेकिन लेकिन प्रेसिडेंट है। डॉक्टर और साहब, वो माजी में भी इससे सख्त ज़बान, यानी कि चलो ये इरादा तो उन्होंने अब इसमें जाहिर कर दिया है, लेकिन इससे सख्त ज़बान इवन गाली तक दे चुके हैं वो ईरान का लिख के। तो उसके बाद फिर मुज़ाकरात की मेज़ पर आ गए। तो आपको क्या लगता है कि ये भी वो जो ब्रिंकमैनशिप की हम मिसाल देते हैं कि ये वही है कि एक नहज तक ले जाओ और फिर अचानक मामला जो है वो वापसी की तरफ ले आओ? और जैसे अभी हमने उनकी गुफ्तगू सुनाई भी है, वो कह रहे हैं फील्ड मार्शल साहब हों या फिर प्राइम मिनिस्टर साहब हों, उन दोनों की तरफ से बड़े शानदार यानी कि मुज़ाकरात जो हैं उसमें सहूलतकारी हो रही है। तो उम्मीद है, ये आपको लगता है ये भी एक बड़ा की मारी है उन्होंने बस? देखिए, गालियां तो वो ईरान को भी दे चुके हैं और नेतन्याहू को भी दी हैं उन्होंने, वो तो ऑन रिकॉर्ड आ गई है, दोनों दोनों साइड्स को वो ये कर चुके हैं। और ये आपको पता है, ये उनका स्टाइल है, वो अपने मीडिया को भी गालियां देते रहते हैं, उनके मुंह पे कहते हैं तुम फेक न्यूज हो, तुम अच्छा नहीं, उठ के चले जाते हैं। जारी बात है, उम्र का हिस्सा है, टेम्परामेंट है, वो चाहते हैं कि मीडिया वो कहे जो मैं कहता हूँ, जो मीडिया मेरी बात नहीं सुनता या मुझे मेरी विक्ट्री स्टैब्लिश नहीं कर पा रहा, तो वो तो सारा टाइम ये कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिकन मीडिया उनकी विक्ट्री जो है अनाउंस करे, वो नहीं हो पा रहा। तो इस तरह सख्त बयान देने पड़ते हैं उनको। लेकिन जैसे मैंने कहा है कि असल में तो बात हो रही है, और पाकिस्तान का वो बार बार जो शुक्रिया भी अदा करते हैं, मैं समझता हूँ अभी भी पाकिस्तान को थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ी है। कुछ और घंटे हमें, जारी बात है, लगाने पड़ेंगे, कुछ और मेहनत हमें करनी पड़ेगी कि जो जो पाकिस्तान ने अचीव किया है वो जारी बात है कि रास्ते में चीज़ें खत्म ना हो जाएं। और मेरा ख्याल है कि दोनों साइड्स एग्जिट चाहती हैं, जिसे ऑफ रैम्प कहते हैं, वो चाहते हैं। लेकिन सवाल यही पैदा होता है कि अपनी ऑडियंस भी इंटैक्ट रखनी है, पोजीशन भी स्ट्रांग करनी है, फिर अग्रेसिव पोस्चरिंग भी करनी है। ईरान ने खित्ते में पैगाम देना है कि अब हम जो है वो ताकतवर हैं, और वो तो अब कह रहे हैं कि हम सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हार्मोज नहीं, अब तो हम रेड सी तक और बाबल मंदेब तक पूरे का पूरा एक नया सिक्योरिटी अरेंजमेंट इरानियंस करना चाहते हैं। और वो आप देखें ना, अरागची साहब की स्टेटमेंट कि ये हमारे वाटर हैं, ये हम यहाँ पे चीजें डिटर्मिन करेंगे, तुम दूर से आए हो। तो मुझे लगता है कि ये दोनों साइड से स्टेटमेंट चलती रहती हैं, लेकिन जैसे ही चीजें अभी ऊपर से इंडियंस जो हैं वो अलहदा उनका मसला बना है, उनके लोग जो हैं वो मारे गए हैं, तो मुझे लगता है कि बात मुसलसल चली जा रही है। लेकिन अब इंडिया के अमेरिकन के लिए मजबूरी बन गई थी रिस्पॉन्ड करना, और मेरा ख्याल है कि ईरान ने भी थोड़ी प्रोवोकेशन इसलिए की है कि जरा प्रोवोक करें चीज़ों को, ताकि, और अगर आपने सुना होगा गलीबाफ ने कहा था कि हम जो कंसेशंस लेंगे वो मिसाइल्स के जरिए लेंगे, टेबल पे बैठ के हमें किसी ने कंसेशन नहीं देनी। तो जो वो मिलिट्री पोस्टरिंग करेंगे, चीज़ों को थोड़ा और हाईलाइट करेंगे, जंग में घुसेंगे, तो शायद फिर अमेरिकन सोचें कि नहीं भाई, ये तो जंग के लिए तैयार हैं, ये लड़ने के लिए अभी भी तैयार हैं, इन्होंने पहले भी जंग की है। बेशक अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन कहती रहती है कि जी 80% नेवी खत्म हो गई, एयरफोर्स खत्म हो गई, सब कुछ खत्म हो गया, तो पता चलता है उनका एयर डिफेंस भी कम मजबूत है, वो हमले भी कर सकते हैं। उन्होंने इजराइल पे भी देखें प्रीएम्प्ट हमला किया, मतलब उनके ऊपर हमला हुआ नहीं है ईरान के ऊपर, लेकिन कर दिया है क्योंकि वो डॉक्टर समझते हैं कि साहब, डोनाल्ड ट्रंप जो इस है पे वो गैर गैर रिवायती सदर हैं, ज़ाहिर है उनकी गुफ्तगू, बातचीत, हर चीज़ जो है वो रिवायतें तोड़ती आ रही है। उन्होंने ये भी रिवायत तोड़ दी, वो अमीर तरीन सदर भी बन गए हैं। ये अक्सर हमने देखा है कि कहा जाता है कि जी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, खास तौर पे उस माशरे के अंदर तो उस पर बड़ी अहमियत दी जाती है कि अगर आप किसी ओहदे पर हैं तो फिर आप इस तरह से उस ओहदे पर रहकर फ़ायदा नहीं उठा सकते। यहाँ तो वो अमीर से अमीर तर होते चले जा रहे हैं, तो किसी को इसकी परवाह नहीं है, फिक्र नहीं है, उनका ख़ानदान कमा के वो है भी वैसे कारोबारी शख्सियत। देखिए, आई थिंक एज द डस्ट विल सेटल बहुत सारी चीजें सामने आएंगी, ऐसे नहीं होगा। अब उनका सन इन लॉ जैरेड कुशनर, वो बहुत पैसा बना रहा है, अल्बानिया में उनके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वहाँ पे प्रॉपर्टी बिजनेस के लिए हवाले से। फिर उनके जो मेन स्ट्रीम विटकॉफ जो हैं वो भी उनके गोल्फ और बिजनेस पार्टनर थे, वो भी उनका बेटा भी, जारी बात है, बहुत सारी चीज़ों में इंगेज हैं, वो खुद भी हैं। तो जारी बात है, पैसा तो बनाया जा रहा है, और लोगों के ऑब्वियसली तासुर यही है कि फैमिली जो उनके इमीडिएट बच्चे हैं वो इस वक्त बाहर हैं,
वो व्हाइट हाउस में नहीं है। तो वो बहुत सारा पैसा बना रहे हैं और उनको पता चल गया कि जो मागा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की जो आइडियोलॉजी है, ये रिपब्लिकन पार्टी के ऊपर भी इम्प्लीमेंट करो। अमेरिका की एक हिस्सा जो है इस सोच को पसंद करता है, तो वो लॉन्ग टर्म सोचते हैं, या वो किसी अपने पार्टनर को लेके आना चाहते हैं, या वो अपने किसी बेटे को आगे लेके आना चाहते हैं, या वो जेडी वैंस और मार्को रूबियो को, वो इस सोच को, इस आइडियोलॉजी को, और वो पैसे से ये कर सकते हैं सारा कुछ। तो मेरा ख्याल है पैसा बनाया जा रहा है ताकि मजीद जो है वो कारोबार किया जा सके, मजीद सियासत भी की जाए, और फिर सियासत से फिर मजीद पैसा बनाए, और पैसे से फिर सियासत की जाए। तो ये पूरे का पूरा साइकिल है जो उनको समझ आया, क्योंकि वो समझते हैं कि रिपब्लिकन पार्टी उन्होंने ऑलमोस्ट कंट्रोल कर ली है। एक देखिए एक दफा 2016 में रिपब्लिकन पार्टी के नॉमिनेशन लेना, फिर 2020 में एज ए प्रेसिडेंट लड़ना, फिर 24 में फिर नॉमिनेशन लेना पार्टी की। तो इट मींस कि 3 दफा वो ये इलेक्शन लड़ चुके हैं। तो वो आइडियोलॉजी और उस नैरेटिव को जो वो लेके आए हैं, वो अवाम के अंदर एक्सेप्टेंस मौजूद है उसकी। तो वो समझ रहे हैं मैंने इसको ट्रांसफर करना है, उसके लिए पैसा तो चाहिए होगा। तो वो अपने बच्चों को, फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं, और फिर वो राइट विंग बेस और जो इजरायली लॉबी उसको भी वो सपोर्ट लेते हैं उनसे। फिर मिलिट्री के ऊपर वो $1.5 ट्रिलियन डिफेंस बजट करना चाहते हैं कि वो मिलिट्री को अनॉय नहीं करना चाहते। उनके लिए अलहदा उन्होंने बंदोबस्त किया हुआ है। तो वो ऐसी जगह जहां पे उन्होंने पैसा लगाना है, वो पैसा बना भी रहे हैं और अपनी रेलेवेंस भी रखना चाहते हैं। तो दोनों मैं समझता हूँ चीजें वो कर रहे हैं, और अपने पार्टनर्स को भी बहुत सारे फायदे दिलवा रहे हैं। स्टॉक मार्केट में भी काफी स्पेकुलेशन भी जी हाँ, करवाते इनसाइडर करते ट्रेडिंग हैं। का इल्ज़ाम लग रहा है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद रहे। शामी साहब, कोई मतलब पूछने वाला नहीं है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। दुनिया में तो मिसालें दी जाती हैं कि अगर किसी का ओहदा है तो वो उस ओहदे का नाजायज़ फ़ायदा तो ना उठाए। पता नहीं नाजायज़ क्या है और जायज़ क्या है, अच्छा, ये तो साबित करना पड़ता है ना कोर्ट में कि नाजायज़ है तो कोई बिजनेस कर रहे हैं आप। हाँ। अब ये तो पैस दौलत में इजाफा हो रहा है, उनके जो हाली मवाली हैं, उनके अजीज़ो अकारब हैं, उनकी अपनी कंपनियां वो बिजनेस कर रही हैं। अब वो उनके ओहदे से नाजायज़ फ़ायदा उठा रही हैं या जायज़ फ़ायदा उठा रही हैं। तो जमहूरियत का तो अपना मसला भी है ना। तो अब वो तो फिर बड़ी अदालतों में जाएंगे, को साबित करेंगे कि नहीं करेंगे। बुनियादी बात यह है जो प्रेसिडेंट है उसको एक बड़ा तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, उसके खिलाफ सिर्फ इम्पीचमेंट हो सकती है। ठीक है। और इम्पीचमेंट जो है वो उनकी जो सेनेट और कांग्रेस है, दोनों की 2/3 अक्सरियत जो है वो इम्पीच कर सकती है, जो अभी नहीं है हासिल। और वो उनको जब तक ऐसा नहीं होता, दुनिया का कोई और फोरम ऐसा नहीं है जो प्रेसिडेंट का एहतसाब कर सके या उसके खिलाफ कार्रवाई कर सके। कोई खौफ नहीं है कि मैं जो इलेक्शन मिड टर्म होने वाला है ये मैं हार सकता हूँ डोनाल्ड ट्रंप को? शामी साहब नहीं, अब ये तो पता नहीं उनको वो खौफ में मुब्तला हैं या लोगों को खौफजदा कर रहे हैं। बहरहाल अपनी अभी तो उनकी उछल कूद जारी है। और देखें हमारे यहाँ भी तो हमारे यहाँ तो हमने भी प्रेसिडेंट जो है तो हमने तो उसको ताहयात तहफ़्फ़ुज़ दे दिया। हाँ जी। हमारा प्रेसिडेंट जो है जब वो सुबकदोश हो जाए तब भी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई फौजदारी नहीं हो सकती। अच्छा, अब जो ये रिसेंट जो तब्दीली हुई है, हाँ, ये भी है ना। तो हम अमेरिका से भी आगे बढ़ गए, लेकिन उस तरह से एक्टिव भी नहीं है। हमारा प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है वो तो सेरेमोनियल है, उस तरह से सेरेमोनियल है ना। जब प्रेसिडेंट ताकतवर होते थे उस वक्त भी, जब वज़ीर आज़म ताकतवर होता है ना, तो अब वो जब चाहते कान से पकड़ के निकाल। वैसे ये भी दिलचस्प है जो उस वक्त जब 58(2) जैसे जो है ना वो हथियार हाथ में था, 58(2) आ गया, 58(2) नहीं रहा तो फिर अदालत आ गई, फिर अदालत नहीं, और फिर आ गई तो फिर शरारत आ गई, अच्छा, खबासत आ गई, फिर सियासत आ गई, और जो कुछ भी हुआ। तो हमारे यहाँ तो बड़ा आसानी है ना, जब चाहें कान से पकड़ के वज़ीर आज़म को निकाल दे या सदर को निकाल दे। तो अब उन्होंने कहा ना कि भाई जब प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ ने, जो अभी प्रेसिडेंट नहीं बने थे, जी उस वक्त चीफ एग्जीक्यूटिव कहलाते थे, बिल्कुल चीफ एग्जीक्यूटिव थे, इंडिया के दौरे पे जा रहे थे, तो किसी ने मशवरा दे दिया, जनाब अगर आप सदर बन के जाएं तो प्रोटोकॉल ज़रा बेहतर हो जाएगा। अच्छा, हाँ, सदर मुमलकत आपका इस्तकबाल करेंगे। अच्छा, तो उन्होंने कहा चलो ये तो कोई बात ही नहीं है। रफीक तारड़ साहब प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा उनसे फरमाइश कर देते। अच्छा, चलिए ये थोड़ी सी अब गुड़िया जो है वो हमें दे दें। अच्छा, तो या गुड़िया कहते हैं, छनकना कहते हैं, या झंझना कहते हैं। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जनाब आप इस्तीफा दे दीजिए सदारत से। कि क्यों? कि मुझे सदर बनना है। क्यों? कि इंडिया जाना है। क्यों? तो फिर इंडिया में इस्तकबाल होगा, प्रोटोकॉल मिलेगा सदर मुमलकत का। सही। तो चीफ एग्जीक्यूटिव को तो पता नहीं कोई वो कुछ समझेंगे कि नहीं समझेंगे। तो उन्होंने कहा मैं तो नहीं देता।
तारड़ साहब ने कहा। हाँ, मैं तो नहीं देता इस्तीफा। उन्होंने कहा इस्तीफा जो है वो तो मैं स्पीकर को दे सकता, जो हमारा दस्तूर कहता है कि सदर मुमलकत जो है वो इस्तीफा स्पीकर को भिजवाएगा अपना। अच्छा, और उस वक्त असेंबली थी नहीं, ठीक, उसको तो पहले हजम कर चुके थे वो। हाँ जी, तो स्पीकर भी नहीं था। उन्होंने कहा जब स्पीकर है ही नहीं तो मैं इस्तीफा किसको दूं? अच्छा, जब स्पीकर आएगा, असेंबली आएगी, फिर इस्तीफा देने के बारे में और कर लेंगे। ठीक, उन्होंने कहा अच्छा चलिए, नहीं देते इस्तीफा तो ना दे। उन नोटिफिकेशन जारी कर दिए, खुद ही से। बोला हाँ। पर ठीक है कि वो सुबकदोश हो गए। हाँ, तो उससे पहले वजीर आजम को भी फारिग कर चुके थे ना हाँ जी, बिल्कुल। उस वक्त को तो उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया और जनाब रफ़ीक तारड़ साहब की कुर्सी जो है उस पर खुद बैठ गए उचक के। अब रफ़ीक तारड़ साहब जो हैं उन्होंने एक अपना जो है सूटकेस उसके अंदर अपने कपड़े रखे और पीछे गाड़ी की डिक्की में, ज़ाती गाड़ी की डिक्की में रखा और लाहौर रवाना हो गए। अच्छा, बरमदारे मागरीबा न चरागे न गुले। यही इसी तरह से फिर शामी साहब एंड ज़ाहिर होता रहे। अब तो हमारे तो ऐसा होता रहा। हाँ। हमारे जब सिकंदर मिर्जा पहले सदर थे ना, जी जी तो जो मार्शल लगाया उन्होंने, जी जी, और फिर अयूब खान आ गए। अयूब खान वजीर आजम थे ना पहले, बाद में सदर कमांडेंट, वो वजीर आजम का मनसब था उनका, सही है। वो उसके इख्तियार इस्तेमाल कर रहे थे। तो अब उन्होंने कहा कि सदर मुमलकत जो थे अब ये वो भी कुछ अपनी यानी ताकत दिखा रहे थे। ठीक, तो उन्होंने कहा, उनके जो हवारी थे उन्होंने मशवरा दिया कि सदर मुमलकत जो है ना, आप इसको फारिग करना चाहिए, आपको सदर बनना चाहिए। अच्छा, तो कैसे? उन्होंने कहा अभी कर लेते हैं। तो फौजी अफसरों का एक ग्रुप पहुंचा और उन्होंने सदर पाकिस्तान से कहा इस्तीफा दे। उन्होंने कहा कैसे? पिस्तौल तान लिया उनके ऊपर। अच्छा, हमारे जो एम ए जुबैरी साहब थे बिजनेस रिकॉर्डर के, जी 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 जी, आज टीवी जो है ना, हाँ जी बिल्कुल, इसका जो इसके वो प्रेसिडेंट थे, इसके बानी थे, बानी, बिजनेस रिकॉर्डर के, बहुत बड़े अखबार नवीस थे, बड़े जयत, तहरीक पाकिस्तान में हिस्सा लिया सही, और वो वहाँ रिपोर्टर थे उस वक्त डॉन के, अच्छा, वो वहाँ मौजूद थे। अच्छा, तो उन्होंने फिर हमने उनके साथ एक शाम मनाई थी, तो उन्होंने बताया किस तरह से वो फौजी आए जर्नैल, अच्छा, और सदर मुमलकत जो है उसको कान से पकड़ के बस दस्तखत करा लिए बस और मुर्गा बना के निकाल दिया। और उसके बाद वो फिर वहाँ से उनको रवाना किया वहाँ सही, कोयटा, हाँ, और फिर उसके बाद लंदन रवाना कर दिया। वाह, एक होटल के मैनेजर के तौर पर वो काम करते गए बस। सदर पाकिस्तान। 99 के भी मनाजिर हमारे जहन में और अभी फिर तक हैं। वो अभी तो आप मुशर्रफ साहब देखें। वो जो गन जो है वो अपनी सीधी फील्ड कर रहे मार्शल थे। अयूब खान हाँ, कितने तनतने के सदर थे, बड़े फौज के जनाब, फादर ऑफ आर्म फोर्सेस कहलाते थे। पहले फील्ड मार्शल, पहले फील्ड मार्शल, पहले सदर, यानी पहले चीफ ऑफ कमांडर इन चीफ जी हाँ, पाकिस्तानी हैं। उनके साथ क्या हुआ? उनका जो मुंतखब करदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था उसको याहिया खान, उसको उन्होंने कहा भाई मार्शल लगा दो शहरों में। सही, उन्होंने कहा अंकल ऐसा तो नहीं होगा, फिर अच्छा, मार्शल तो पूरा लगेगा। अच्छा, वो आके बैठ गए ऐवान सदर में उनको भी फारिग और सदर कुड़क मुर्गी बन गए, हाँ, और फिर सदर साहब को फारिग किया, खुद काबिज हो गए। हर उरूज को जवाल अब है ये यानी। जो सहूलतें हमें हासिल है ना, हाँ, कहीं नहीं, अमेरिका में तो हासिल नहीं है किसी को। ठीक है, अमेरिका में तो सदर जो है वो खड़े खड़े कितने जर्नल निकाले हैं उसने, हाँ, और कितने जनाब वो नेवी के अफसर निकाल दिए, बिल्कुल, और कितने, और उसके बाद फिर दन आ रहा है। हाँ। तो लेकिन सर सदर एक जो फर्क है, वहां पर वो ताहयात प्रेसिडेंट कहलाता है। आज भी किसी को कहेंगे तो नहीं, प्रेसिडेंट ओबामा ही अमेरिकन कहेंगे। प्रेसिडेंट जो है ना, हाँ, उसको आप एक्स प्रेसिडेंट नहीं कहते। एग्जैक्टली, अमेरिका को अपने वो जो एक आदमी प्रेसिडेंट मुंतखब हो जाता है उसको वो प्रेसिडेंट ही कहते हैं। ठीक है सर, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम तो आप ही वापस कह लें अपने प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट। वो तो बिलावल साहब कहते रहते हैं, कहते हाँ, रहे, बिलावल साहब कहते जब रहते वो एक्स प्रेसिडेंट थे जरदारी साहब, बिलावल साहब उसको हैं, प्रेसिडेंट वही हमेशा जरदारी कहते कहते। थे। सर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। शामी साहब, डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो तो अपने मिलिट्री के लिए कोई नया बजट पास करने के अहकाम दे रहे हैं। रिपब्लिकन्स को कह रहे हैं $350 अरब रिकन्सिलिएशन बिल जो है उसे फौरी मंजूर किया जाए। इस पर तो सर बात होगी, लेकिन जो हमारा बजट है वो कल आने जा रहा है और इक़्तिसादी सर्वे पेश कर दिया गया है। बेशतर अहदाफ जो हैं वो पूरे नहीं हो सके, जो ग्रोथ थी वो नहीं हो सकी। 3.7 तक कह रहे हैं कि जी अचीव हुई है, उम्मीद तो ये थी कि 4% तक पहुँच जाएंगे। क्या शामी साहब हम दुरुस्त पाथ पर हैं? ये सवालात हुए आज।
एहसन इकबाल साहब ने एक बड़ी दिलचस्प बात की है, मैं चाह रहा हूँ ज़रा वो सुने, क्योंकि उन्होंने तो ये कहा है कि जी ये जो डेवलपमेंट है ना, ये कोई टेस्ट मैच होता है, ये T20 मैच नहीं है। उन्होंने क्या कहा और वजूहात क्या हैं कि हम आगे नहीं बढ़ सके, पॉलिसीज़ का तसलसल वगैरह क्या कहा, ये सुनिए ज़रा। अगर 2018 में स्कॉट मिसाइल उस तरक्की के ऊपर ना गिराया जाता जो नवाज शरीफ की क़यादत में इस मुल्क में हो रहा था, तो आज हम किसी और लीग में होते। तो ये हमारी अपनी गलतियां हैं जिन्हें हमें दुरुस्त करना है। अब हमें इतनी मार खाने के बाद तारीख से सबक सीख लेने चाहिए। हर मुल्क ने सियासी इस्तेकाम और 10-10 साल के पॉलिसियों के तसलसल को यकीनी बनाया, तब वो कामयाब हुआ है। डेवलपमेंट T20 का मैच नहीं है, हम तो बल्कि T10 का मैच खेलने के आदी हो गए हैं। डेवलपमेंट एक टेस्ट मैच है, इसमें टेस्ट मैच का टेम्परामेंट चाहिए कि आपको स्टेबिलिटी के साथ पॉलिसीज़ को मौका देना है कि वो कामयाब हो सके। जी शामी साहब, बात तो दुरुस्त है। पॉलिसी जो है वो एक ज़माने में नवाज शरीफ साहब कहा करते थे कि एक 5 मरले का मकान भी 1 साल में नहीं बनता। अच्छा, हाँ, उसमें भी वक्त लगता है। 6 महीने में बन जाता है ज़रा। आप बना लेते, आप बना लेते, नहीं, आम आदमी नहीं बना सकता। हाँ, अच्छा, तो बात यह है कि अब लेकिन मसला ये है कि सेहत, अब जो सर्वे आया है, जी जी, जो हम सेहत पे खर्च कर रहे हैं ना, ये GDP का 9% है, 9%। ठीक है, यानी 1% भी खर्च जी नहीं नहीं कर रहे। और इस सर्वे में मालूम हो रहा है कि मजीद कम हो गया, हाँ जी, 8% हो गया। जी हाँ, 28% बच्चे हमारे स्कूलों से बाहर हैं। हाँ जी, जो डॉक्टर हैं उनकी जो हालात कार हैं इंतहाई अफसोसनाक हैं। और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 40-40, 50-50 हज़ार पे उनको तनख्वाह मिल रही है। ठीक, और जो आप जो टीचर हैं जो भर्ती हो रहे हैं 20-20 हज़ार पे पार्ट टाइम टीचर्स रखे जा रहे हैं। ठीक है, यानी पढ़ के लिख के, और जो खाकरोब हैं ये सोचरा पंजाब के, उनकी तनख्वाह 40,000 रुपए है। तो अगर आप पढ़ के लिख के मरसर लगा के तो आप डॉक्टर बनेंगे, आप टीचर बनेंगे, तो आपकी ये दुर्गत बनेगी। सही, तो हमें सारी बाकी अच्छे काम भी हो रहे हैं, लेकिन अपनी प्रायोरिटी ना तालीम पहली तरजीह होनी चाहिए। ये तो अब सूबों का ही वो है ना, सूबे हो या मरकज हो, हाँ, हर जगह तालीम जो है तरजीह होनी चाहिए। अच्छा, तालीम तमाम बच्चे स्कूलों में हो, निसाब तालीम यकसा हो। सवाली अब ये बातें करते रहते शामी हैं, साहब एक मसला और है ना, कवाली करते चले जाते हैं मसाइल की। मसला ये है, जो तालीम हासिल कर लेते हैं, किसी काबिल हो जाते हैं, वो फिर ब्रेन ड्रेन हो जाता है, मुल्क छोड़ के कोई चले बात जाते नहीं, हैं, जाने दो, बाहर कोई चले हर्ज जाते नहीं। हैं। अगर आपकी सप्लाई लाइन ठीक है, ठीक है। अच्छा, जो बाहर अब चले जाए, एहसन इकबाल साहब आज जिनको फरमा रहे थे, यहाँ जॉब्स नहीं मिल रही, बाहर चले जाए, कोई बात नहीं, वो भी कमा के भेजेंगे ना कुछ। यही कह रहा हूँ, वो कह रहे थे कि जी 90 लाख पाकिस्तानी जो ओवरसीज हैं और हमारे 25 करोड़ पाकिस्तानी, इनका कंट्रीब्यूशन सेम है, 40-40 अरब रुपए इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर तो रहे हैं। तालीम की तरफ तवज्जो दें, तरबियत की तरफ तवज्जो दें। खा वो उसके बाद जब हालात बेहतर करेंगे, यहाँ इन्वेस्टमेंट होगी, सरमायाकारी होगी। टैक्स तो आपने सैलरीड क्लास की कमर तोड़ दी है। जी हाँ, जो दुनिया का पाकिस्तान वो मुल्क सबसे ज्यादा टैक्स लेता है, यानी पर्सनल इनकम के ऊपर, कंपनीज के ऊपर। तो फिर कैसे तरक्की करेंगे आप? जो टैक्स क्यों दे आपके रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करेंगे? उन्हीं के गिर्द घेरा जो है वो तंग किया जाता है। देखें, और फिर ये है जो नहीं टैक्स देते वो नहीं देते। हाँ जी, तमाम अब निचोड़ के 10% आप अपनी GDP का टैक्स वसूल करते हैं। हाँ जी, क्योंकि जिन लोगों से, सब लोग जिनसे टैक्स लेना चाहिए, उनसे आप टैक्स ले नहीं पाते। ठीक है, और लेने की लोग कोशिश करें तो खतरे फिर- गुर्बत से नीचे जा रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल कोई आपकी 1/4 आबादी जो है वो खतरे गुर्बत से नीचे है। बिल्कुल। चलिए, उसके लिए आप बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, और खुफत जैसे अदारे हैं 28.9%, वो भी कर्जे 28.9% दे रहे हैं, वो भी प्रोग्राम चल रहे हैं। लेकिन ये भी तो आप देखें ना, तो आप इनको तरबियत देंगे, तालीम देंगे, और जराइम की शरह में इजाफा हो जा रहा है। बच्चियों के साथ भयानक वारदातें हो रही हाँ जी, हैं। बड़े अफसोसनाक वाकयात हुए हैं। वो जंग में आप देखें, वो बच्ची है इशाल फातिमा, अच्छा, उसके हाँ क्या जी, हुआ? 17 साल बच्ची, उसको वो- अगवा किया गया, हाँ जी, उसको यानी नोचा, बम्बोड़ा, कत्ल किया, और दरिंदे जैसे छोड़ के चले गए। कोयटा में सर वाकया पेश आया अफसोसनाक, वो डॉक्टर डॉक्टर को हाँ आपने जी, वो कर दिया, बिल्कुल। तेजाब डाल दिया उसके ऊपर, चेहरे पे। वो तो मैं समझता हूँ ऐसा भी ऐसा कोई इजाद हो, कोई मास्क कि जो ख्वातीन जो है ना, उनके चेहरे पे लगा दिया
सर कोई मास्क मर्द की आंखों पे क्यों ना लगा दिया जाए? वो तो पता लगाते रहे आप। हाँ, या उसके मगर हाथों को क्यों ना औरतों को बांध भी दे दिया दिया जाए जहाँ को प्रोटेक्शन जो है औरतों की हो सके, ऐसा हो सकता है। अच्छा। एक हल्का सा सर वो तो तब है ना कि कोई खदशा हो, खतरा लेकिन हो। बहरहाल हाँ जाहिर है। मसला ये है कि जब आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे, आप तालीम में, सेहत में, डॉक्टरों के हालात कार बेहतर नहीं बनाएंगे, टीचर्स के हालात कार बेहतर नहीं बनाएंगे, आप कैसे तरक्की करेंगे? साइंस और टेक्नोलॉजी पे आपका खर्च कितना है? हाँ जी, रिसर्च पे एंड आप क्या डेवलपमेंट कर पे, रहे हैं? बिल्कुल। आपकी यूनिवर्सिटियों में क्या भाड़ झोंकी जा रही, कितने वसाइल उनको दे रहे हैं आप? हर जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है वो रो रहे हैं। इतने कम वसाइल में जो हमारी यूनिवर्सिटियां जो परफॉर्म कर रही हैं, मेरा ख्याल वो, और जो हमारे अस्पताल, जो सरकारी अस्पताल जो परफॉर्म कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल दुनिया में और उनको नंबर 1 कहेंगे आप इतने कम वसाइल और इतना आप देखिए। और मुझे एक डॉक्टर ने फोन किया, वो इमरजेंसी उसमें काम करते हैं, अच्छा, हॉस्पिटल। सरकारी। उन्होंने कहा जी आप मुझे बताएं, हुकूमत कहती है कि कोई दवा आपने मरीज को लिख के नहीं देनी कि वो बाहर से लेके आए, अस्पताल में नहीं जी है, हाँ, ठीक है? ऐसे ही। अगर आप लिख के देंगे तो आपकी नौकरी खतरे में है। ठीक। अब दवा जो है अवेलेबल नहीं है अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में, लाइफ सेविंग ड्रग है, अगर लिख के दें मरीज को तो नौकरी खतरे में है, ठीक है, ना लिख के दें तो मरीज की जान जिंदगी खतरे खतरे में। में। मुझे उन्होंने कहा जी आप मुझे फतवा लेके दें मौलवी साहब से, किसी से, कि जान खतरे में डालें या नौकरी खतरे में डालें। सिंपल सी बात है सर। यानी अस्पतालों में दवाएं नहीं है मतलूबा, हुकूमत कहती है कि आपने पर्ची नहीं देनी, बिल्कुल। कि बाजार से लेके आए। ये अपना अना का मसला बनाया सर हुआ। फिर पंजाब में हमने देखा है, मरियम नवाज साहबा ने कई विजिट्स किए, उसमें तो उन्होंने एमएस की दुर्गत बना दी है। उनको दुर्गत तो, जो भाई ये वाकया है। आप पर्ची, यानी आप देखें हो क्या रहा है, आप दवा नहीं लिख के देंगे सही, क्योंकि ये अस्पताल से देंगे, अस्पताल में है नहीं, दवा नहीं है, तो कहाँ जाएंगे फिर? तो मरीज मर जाएगा। जाहिर है। तो मतलब ये है कि हम लगे हुए हैं, हम नमाइशी, जो कम से कम तनख्वाह है ना 40,000, किसको मिलती है? ज्यादा से ज्यादा भी होनी चाहिए। कितनी है मैं कह रहा हूँ किसको मिलती है? 40,000। ज्यादा से ज्यादा भी तो मुकर्रर होनी चाहिए ना, कैप लगना चाहिए, कैप होना चाहिए ना। अच्छा, कुछ 10 लाख से ऊपर तनख्वाह नहीं होगी, ये 15 लाख से ऊपर नहीं होगी। अच्छा, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो। हाँ, प्राइवेट तो खैर मुझे छोड़ देना, अच्छा। मैं तो सरकारी बात कर रहा हूँ। ठीक है, और प्राइवेट को भी देखना चाहिए, अच्छा, प्राइवेट भी देखें। कमाल है, आप एक आदमी जो है वो इंसान का बच्चा नहीं है जिसके घर में 40,000 से नौकरी, और बड़ा जो है वो 40 लाख ले रहा है। प्राइवेट सेक्टर में तो कौन देखता है, या वो कौन छोड़े उसमें- उसको, हाँ, पब्लिक सेक्टर जो है हाँ। कोई तो आप करे ना, कहीं तो कैप करे ना। ठीक है, आपके चुनाव, आपके पास चपरासी हैं, अर्दली, ये आज़ाद कश्मीर में क्या हो रहा है? कह रहे जी जो अरकान असम्बली हैं, जो सरकारी अफसर हैं, उनकी जो मराहत हैं, उनकी जो तनख्वाहें हैं, उनके खिलाफ हंगामा शुरू हुआ ना। हाँ जी, वो बिल्कुल। कश्मीर एक्शन कमेटी जो हरकत हाँ में आई जी, ज्वाइंट एक्शन कमेटी। है, अब वहां से बात शुरू हुई, कहां तक पहुंच गई। और यहां देख लें आप, यानी ऊपर वाले जो बैठे हुए हैं उनको इसकी फिक्र है, अपनी फिक्र है, उनको फिक्र नहीं है आम आदमी का बच्चा स्कूल में जाए, आम आदमी जो है उसको ट्रांसपोर्ट मिले। सही है। तो बात यह है कि ये हमें तब्दील करना होगा अपने आप को। और ये देखिए, वो अबू बकर सिद्दीक से जब उन्होंने कहा कि मेरा आप माहाना मुकर्रर करें, साहबा ने कहा कि हुजूर आप कारोबार नहीं कर सकते, आप तनख्वाह मुकर्रर करें अपनी। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा ना। उन्होंने कहा आप अब दुकान नहीं खोल सकते। उन्होंने कहा तनख्वाह मुकर्रर कर देते। सही। उन्होंने कहा जो कम से कम है, जो एक आदमी की कम से कम उजरत है वो मेरी मुकर्रर कर दी जाए। ठीक तो है, आज फिर के वो दौर चीज़ है। में हाँ। अमीरुल मोमिनीन होते अबू बकर सिद्दीक, 40,000 रुपये उनकी तनख्वाह मुकर्रर होती। चले सर, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, नाज़रीन अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।